नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण क्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। चाहे वो किसी भी बीएड एग्ज़ाम्स में आप कोई भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, जहाँ भी शिक्षण क्षमता के टीचिंग एप्टीट्यूड के कोई प्रश्न आते हैं, वहाँ पर आपको यह क्लास हेल्प करेगी। चाहे आप सीयूईटी बीएड दे रहे हो या फिर कोई स्टेट बीएड दे रहे हो, डीयू बीएड हो या कोई भी अन्य बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आप यहाँ से जुड़ें और यहाँ पर सारी सूचनाएं बीएड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स से रिलेटेड प्रदान की जाती हैं, आप उसका लाभ ज़रूर उठाएं। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए। स्टूडेंट सेंटरिंग क्लासरूम इज मीन फॉर, जो छात्र केंद्रित क्लासरूम कक्षा है, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको एड्रेसिंग करना, उसको बताना, उसको निकालना। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स शिक्षक संबंधित जो व्याख्यान होते हैं उनको कम करना। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, दोबारा से पुनः से प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान उन्होंने सीखा हुआ है उसको रिकॉल करना या प्रत्यास्मरण करना। इंगेजिंग द इंटायर क्लास, समस्त क्लास को इंगेज करना, जोड़ना। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, जो कि बताएगा कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास रूम का मतलब क्या होगा। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसमें से। तो क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होना चाहिए इसमें। आप भी जानते हैं कि जो छात्र केंद्रित क्लास होता है या छात्र केंद्रित कक्षा होती है, उसमें व्यक्तिगत रूप से जब टीचर या शिक्षक प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र पर, जो छात्र केंद्रित है ना, तो छात्र पर जब विशेष रूप से वह उन पर दृष्टि रखेगा तो वही क्या होगा, छात्र केंद्रित होगा। मतलब कि बच्चा के सेंटर में होगा, बाकी सारी चीज़ें उसको जोड़े रखेंगी। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करेंगे, प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे को समान रखा जाएगा, उसके व्यक्तिगत भिन्नता को, उसके बोध क्षमता को देख करके, तो वह जो क्लास होगी वह क्या होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास होगी। उसमें स्टूडेंट क्या होगा, सेंटर में होगा। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म रक्षण युक्तियाँ होती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार, चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने बड़े आदमी हों, वो डिप्रेस्ड होते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म उसी के क्षेत्र में होता है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो इसमें आपको बताना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं कि यह क्या है। एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, यह एक मार्शल आर्ट का रूप है, क्या है आपको बताना है। अ मैकेनिज्म डिजाइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, विशिष्ट अनुभव के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व अथवा स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होता है, उसको कम करने की एक युक्ति है। मैकेनिज्म का अर्थ होता है युक्ति, तो वह उसकी युक्ति है। अ मेथड फॉर निगोशिएटिंग अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अ मैकेनिज्म डिजाइन टू रिमूव साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करने की एक युक्ति है, चौथा विकल्प कह रहा है। और तीसरा विकल्प क्या कह रहा है कि निगोशिएशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के चरण होते हैं उनके साथ क्या है, एक नेगोशिएशन है, निगोशिएट करता है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें आपको मैंने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, यह एक रक्षण युक्तियाँ होती हैं जो कई प्रकार से मनुष्य अर्धचेतन मन, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसके द्वारा यूज करता है। और इसमें होता क्या है कि वह
जो स्ट्रेसफुल जीवन है, जो उसको तनाव हुआ है या द्वंद्व हुआ है, उसमें ये रक्षण युक्तियाँ क्या करती हैं, उसको लाभ पहुंचाती हैं, उसको स्ट्रेस से निकालती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक मैकेनिज्म है, बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक युक्ति है जो कि स्ट्रेस को, तनाव को और द्वंद्व को दूर करने का युक्ति है, जो कि एक विशिष्ट एक्सपीरियंस, विशिष्ट अनुभव के द्वारा होता है। तो आपका आंसर बी इसका सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें कैसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे कि कोई बच्चा है, वह एग्ज़ाम में कम नंबर पाता है और वह क्या कहता है कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की, पर जो मैं पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, जो मैं पढ़ा वह एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो वह ना जान वो स्वयं नहीं जानता है कि मैं अपने द्वंद्व को, अपने जो स्ट्रेस हुआ है, हमारे जो तनाव है मानसिक, उसको मैं दूर कर रहा हूँ। वह अचेतन प्रक्रिया, जो अर्धचेतन और अचेतन प्रक्रिया होती, इसी के द्वारा वह स्वयं के स्ट्रेस को कम कर ले रहा है, यह कह करके कि मैंने जो पढ़ा वो आया ही नहीं, मतलब कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं सिद्ध होती है। ऐसे ही कई प्रकार की रक्षण युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य क्या करता है, जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो अपने स्ट्रेस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। और ये जो युक्तियाँ हैं, ये टीचिंग्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे को क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is the main neurological birth syndrome caused by एनोक्सिया? एनोक्सिया के द्वारा कौन सा मेन न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से संबंधित सिंड्रोम उत्पन्न होता है, कॉज्ड होता है, कारण है? डाउन सिंड्रोम, फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी या फिर सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। तो कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। जो एनोक्सिया होता है, इसमें ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो इसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, आज पेन नहीं चल रहा, जो ऑक्सीजन है उसके O2 ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में या ब्लड में उत्पन्न होता रहता है, उसकी कमी हो जाती है और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसमें आपको स्मृति लॉस हो जाएगा, आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे, जो पढ़े हैं भूल जाएंगे, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ें होती हैं एनोक्सिया के द्वारा। और यह जो होता है, ये कौन सा बीमारी होती है, तो सेरेब्रल पाल्सी जो है, यही आपका सही आंसर है। इसमें आपका सी आंसर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो सिंड्रोम वो रिलेटेड है किसके, ब्रेन से, वो यही है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें ब्रेन में डैमेज होता है। ब्रेन डैमेज में कई सारी स्मृति लॉस हो जाएगा, आप सब कुछ भूलने लगेंगे, दिमागी पीड़ा, सिर में दर्द होने लगेगा, इत्यादि कई सारे फैक्ट्स इसमें आते हैं। द मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट द स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज। जो मेथड सिद्धांत है, जो फैक्ट्स के बेस पर एसोसिएशन क्या होता है, जुड़ाव या ग्रुप में, और कोऑपरेशन लोगों के कोऑपरेटिव कोऑपरेशन से जाना जाता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि उस पर आधारित है? कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्या, डिस्कशन, परिचर्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक ऑप्शन गायब है, टाइप नहीं हो पाया कुछ या मिसप्रिंट हुआ। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इन्हीं तीनों में से सही आंसर है, आपको बता देना है। जब आप एक ग्रुप में बैठ करके कोई डिस्कशन करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, उसी को चर्चा कहते हैं। हम एसोसिएशन के द्वारा, कोई एक्टिविटी के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा जब सीखते हैं या लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, डिस्कशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर जो होता है वो मेन होता है, टीचर यहाँ पर सेंटर में होता है। व्याख्यान में वो आता है, अपने सामग्री को हम तक पहुँचाता है, मतलब चिल्ड्रन तक पहुँचाता है, बच्चों तक पहुँचाता है, जो कि वो व्याख्या के द्वारा करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक तरह की इंक्वायरी जैसा होता है जिसमें प्रॉब्लम्स टीचर्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है या बच्चे स्वयं भी प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में उसको सॉल्यूशन खोज करके सभी के सहयोग से खोजते हैं। कोई भी मैटर है उसको खोजने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है।
व्हाई आर द क्लास टेस्ट कंडक्टेड, जो कक्षा में टेस्ट होते हैं, कक्ष टेस्ट या फिर परीक्षण क्यों कंडक्टेड माने कराए जाने चाहिए, टू रिवाइज, दोबारा से रिवाइज कराने के लिए, एज राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की अभ्यास के लिए, टू ट्रेन स्टूडेंट टू थिंक लॉजिकली, थिंक लॉजिकली मतलब क्या होता है, लॉजिक बेस्ड पर थिंकिंग करने के लिए, टू इवेल्यूएट एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? रिवाइज करने के लिए क्लास टेस्ट कंडक्टेड नहीं कराए जाते हैं। रिवीजन तो आपको जब हम टीचिंग करते हैं तो जो पिछली कक्षा में पढ़ाया है उसको हमको अगली कक्षा में क्या करना है, लिंक करना होता है, उनको जोड़ करके हमको बताना होता है। जैसे कि आपने बल पढ़ा दिया साइंस में, फोर्स आपने पढ़ा दिया, तो अब आगे जड़त्व पढ़ाना है तो आपको पहले बल बताना होता है, फिर आप जड़त्व बताएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर उनको जोड़ने के बाद में ही आप जड़त्व बताएंगे। ठीक, तो इसमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा, हम उनके जो हमने पढ़ाया है क्या वो अचीव कर पा रहे हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है, इसके लिए क्लास में टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट टीचर मेड होते हैं, टीचर शिक्षक खुद बनाता है। स्कूल्स में बनाने के बाद में जो उन्होंने विषय पढ़ाया, जैसे कि आप साइंस के टीचर हैं और साइंस के 5 चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं, तो आपको जानना है कि अब से हमने जो पढ़ाया उसमें से बच्चे ने क्या जाना, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि क्या है, तो उनको जानने के लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। उसके लिए आपको डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप सुलेख देते हैं, जो बोलते हैं या इमला करते हैं या फिर कुछ दूसरी विधियां अपनाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा। और स्टूडेंट्स को लॉजिकली थिंक करने के लिए क्या होता है कि आप उनको रियल लाइफ से जोड़िए, बाहर की दुनिया से जोड़िए और उनको खुला छोड़िए ताकि वो ओपनली सर्च कर सकें, कुछ भी खोज सकें, और तभी तो वो लॉजिकली बेस्ड सोच सकेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है साइकोमोटर डोमेन डील्स विथ, इसको आपको विथ कर लेना है। साइकोमोटर डील्स विथ फीलिंग्स मतलब भावना, प्रैक्टिकल स्किल्स जो प्रैक्टिकल स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब संज्ञान, नन ऑफ द अबव। कौन सा साइकोमोटर डोमेन किससे डील करता है? तो आपको जानते हैं 3 प्रकार के डोमेन बताए गए थे। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज से डील करता है, मतलब कॉग्निशन क्या होता है, संज्ञान क्या होता है, दिमाग, बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से अगर पूछे किससे डील करेगा तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से डेवलपमेंट उसका डील करेगा। फिर आपको आते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब कि हृदय, सोल से जुड़ा हुआ, मतलब फीलिंग्स, संवेदनाएं। तो अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो फीलिंग्स से डील करते हैं, और जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो प्रैक्टिकल स्किल्स से डील करते हैं, जो कि मनोचालित क्षेत्र होते हैं जिसमें करके सीखना होता है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं, और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा पाएँ। आगे बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाई, जो करिकुलम पाठ्यचर्या जो होती है उसकी इफेक्टिवनेस, सक्रियता किस पर आधारित होती है, किससे मानी जाती है? कम्युनिटी कोऑपरेशन से, टीचर कोऑपरेशन से, स्टूडेंट इंटरेस्ट से, या क्वालिटी ऑफ सुपरविजन से? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कम्युनिटी जो होती है उसके कोऑपरेशन से, या फिर टीचर कॉम्पिटेंस से, या फिर स्टूडेंट इंटरेस्ट। जो एक्टिवनेस होता है वो एक ही बात पर डिपेंड करता है, कहीं भी आप पढ़ेंगे, जब हमको इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है वहीं पर आप एक्टिवली कार्य करेंगे। जैसे कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग में अगर इंटरेस्ट है तभी आप सही से पढ़ाएंगे। अगर आप तनख्वाह के लिए या मनी के लिए पढ़ाने जाते हैं तो आप जुड़ाव से नहीं पढ़ा पाएंगे, उस जुड़ाव से नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, इंटरेस्ट है, जिस काम में, जिस वर्क में आपको इंटरेस्ट होता है, जिस कार्य में आपको रुचि होती है, वो कार्य आप तीव्रता से करते हैं और जल्दी करते हैं, साथ ही साथ उसको अच्छे तरीके से करेंगे और आपको
उसमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो करिकुलम जो इफेक्टिवनेस होगा वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर बेस्ड होगा, उसको डिटरमाइंड किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अन्य सारे ऑप्शंस इसको नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कौन सा। इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज हैव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। सेम लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, सेम लेवल ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, सेम लेवल ऑफ फिजिकल मेच्योरिटी, डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताना है। आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि चाहे जो भी इंसान है उनमें विभेद है, मतलब क्या अंतर है। चाहे मानसिक तौर पे देखें, चाहे शारीरिक तौर पे देखें, चाहे जिसमें देखें, किसी ना किसी आधार पर उनमें अंतर जरूर पाया जाएगा। अब अगर अंतर है तो उनमें मेंटल मेच्योरिटी समान रूप से कैसे हो सकती है? ना तो उनमें समान रूप से मेच्योरिटी होगी, ना उनमें इमोशनल मेच्योरिटी होगी, ना तो उनमें फिजिकल मेच्योरिटी होगी, क्योंकि सेम लेवल पर किसी भी मेच्योरिटी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जीव विज्ञान ने, या फिर कहें तो हमारे जो हेरिडिटी की शाखा होती है, उन्होंने बता दिया कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चाहे वो मेच्योरिटी के लेवल पर हो, चाहे इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी हो, फिजिकल मेच्योरिटी हो, इमोशनल मेच्योरिटी हो, किसी भी फेस को देख के हो, बाहरी आंतरिक किसी भी दृष्टि से कहीं ना कहीं उनमें मेच्योरिटी होगी। यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाई आर क्लास टेस्ट कंडक्टेड, हमने कर लिया इसको, ये दोबारा रिपीट हो गया है। डी इसको राइट आंसर था। इट इज योर फर्स्ट डे इन अ क्लास, व्हाट वुड यू डू। आप एक टीचर हैं और आपका एक क्लास में पहला दिन है, आप क्या करेंगे? स्माइल एट एवरीवन, सभी से आप स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे। इवेल्यूएट द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसका मूल्यांकन करेंगे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द स्टूडेंट्स, आप अपना परिचय स्टूडेंट्स को बताएंगे। आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टे डिसिप्लिन्ड, अनुशासन बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स छात्रों से कहेंगे। आपका कौन सा विकल्प सही लगता है? इसमें क्या है, आप फर्स्ट डे कहीं जा रहे हैं तो आपको ना तो आपका परिचय स्टूडेंट्स के साथ है, ना स्टूडेंट्स का परिचय आपके साथ है, तो आप स्माइल करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले स्माइल अच्छी बात है, परंतु ऐसे ही बिना वजह आप स्माइल कैसे करेंगे? ना तो आप स्माइल करेंगे और उससे कोई लाभ ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। इवेल्यूएट द सब्जेक्ट, जब आपने कोई कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो आप किसका मूल्यांकन करेंगे, किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे? बी ऑप्शन भी राइट नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स से डिसिप्लिन रहने के लिए कहेंगे, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन हैं, रहेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट डे है। अब नहीं भी है तो भी आप डिसिप्लिन, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। फिर आप फैमिलियर हो जाएंगे बच्चों के साथ, चिल्ड्रंस के साथ। उसके बाद में उनका परिचय जानेंगे। फर्स्ट अपना परिचय देना है, सेकंड उनका परिचय जानना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, धीरे धीरे फैमिलियर होके फिर टीचिंग स्टार्ट करनी होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स। जो छात्र हैं उनके सामने अपना परिचय रखना, उनसे मेल व्यवहार बनाना, ताकि वो आपके साथ खुल करके प्रश्न पूछ सके जब आप टीचिंग करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाते जाएं, वो दबे हुए रहें और कुछ पूछ ही ना पाएं। एज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के रूप में, हाउ वुड यू बिहेव विथ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। जो औसत से नीचे के छात्र हैं उनके साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? जेनरसली, विल नॉट पे एनी अटेंशन, कोई अटेंशन आप उनको नहीं देंगे। सेम एज विथ अदर स्टूडेंट्स, विल नॉट अलाउ देम इन द नेक्स्ट क्लास, उनको अगली क्लास में अलाउ ही नहीं करेंगे, उनको बाहर बैठा देंगे कि तुम निकम्मे हो, तुम्हारा हमारे क्लास में कोई काम नहीं है। कौन सा आपका विकल्प सही लगता है?
जो आपको आप किसी के साथ विभेद कैसे कर सकते हैं। ना तो आपको संविधान या फिर बोले तो हमारा जो मूल अधिकार है वह किसी को विभेद करने का आधार नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, ना तो हमारी नैतिकता है कि हम किसी के साथ किसी के आधार पर विभेद करें। तो हम क्या करेंगे, सेम एज विथ अदर स्टूडेंट, जैसे आप एबव स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करेंगे सेम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी बिहेव करेंगे। तो सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, आपका आंसर सी सही है। हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। यू हैव अ स्टूडेंट्स हु हैज फेल्ड इन अ पर्टिकुलर क्लास। एक स्टूडेंट्स, एक छात्र है जो कि फेल हो चुका है, पास नहीं कर पाया एक पर्टिकुलर क्लास में। हाउ विल यू मोटिवेट दिस स्टूडेंट टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास। आप उस छात्र को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वह उसी क्लास में पढ़े। बाय फ्रेंड्स काउंसलिंग, बाय टीचर्स काउंसलिंग, बाय गार्जियंस काउंसलिंग, बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कौन सा सही होगा। इसमें से आपको सही बात यह है, अगर आपको एजुकेशन के क्षेत्र में या स्कूल से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान किसी छात्र को बताना है तो सबसे ज़्यादा स्कूल में फ्रेंड्स कौन होते हैं, उनके टीचर्स। हर टीचर अपने छात्र के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। तो आपको अगर मोटिवेट करना है तो आप किसके, बाय टीचर्स काउंसलिंग, आप शिक्षक के द्वारा उसको मोटिवेट करेंगे, ना कि गार्जियन जो होता है वो घर के होम पर रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जब कराते हैं जब कोई मेंटली डिसऑर्डर हुआ हो, उसको अवसाद हो, स्ट्रेस हो, द्वंद्व हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी है ऐसी समस्या आएंगी, उसके बाद आप साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कराने जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स स्टेटमेंट्स that encourage students to elaborate on an answer either their own or that of others will be called। जो आप टीचिंग करते हैं तो जो टीचर्स का स्टेटमेंट होता है, जो टीचर कहता है, वो इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वह जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर पर पहुंच जाएं। तो यह क्या कहलाता है, ऐसा स्टेटमेंट्स क्या कहलाता है। स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस या प्रूविंग। तो ये टीचिंग स्किल से क्वेश्चंस आया है, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में दिया हुआ है। टीचिंग स्किल्स उससे क्वेश्चंस है। जब आप स्ट्रक्चरिंग करना मतलब संरचना बताना, संरचना कहाँ पर आपको बताने होते हैं, जहाँ पर आप कोई एक संप्रत्यय को उद्घाटित कर रहे होंगे, कोई संप्रत्यय है उसको आपको उद्घाटित करना है, उसको बताना है, तो आप स्ट्रक्चरिंग करेंगे वहाँ पर। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशन देना कहाँ होता है, जहाँ पर कोई निर्देश देना हो तो वहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी की जाती है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में इंगेज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ना कि सेंटेंस देते हैं। कोई वाक्य कहते थे उनको सही अर्थ पर लाते हैं, मतलब थोड़ा बच्चा झिझक रहा है, पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहा है, उस अर्थ में हम एक टीचर एज अ टीचर कुछ बोलते हैं और बच्चा पहुंच जाता है सही उत्तर बताने में। तो आप क्या करते, उसको बताना है। तो इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, बच्चा इंगेजिंग करना के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू इंगेज कर लेते हैं या फिर मोटिवेट करके इंगेज करते हैं। प्रूविंग इसका आंसर सही होगा, जो प्रूविंग कहते हैं इसको। प्रूविंग इज आ टीचिंग स्किल्स, मतलब वहाँ पर होता क्या है, जब कोई बच्चा आधा या अधूरा क्वेश्चन का आंसर बताता है तो हम उसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रीकरण प्रदान करते हैं, जिससे वह बच्चा सही आंसर पर पहुंच जाए। तो उसको क्या कहते हैं, प्रूविंग उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, खोज, इंटरेक्शन बातचीत या अंतःक्रिया, मेटाकॉग्निशन अंतसंज्ञान,
और पैसिव ऑब्जर्वेशन, अन्वेषण खोजकर्ता सबसे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। और इसमें पूछा किया गया है कि एक्टिव लर्निंग को नहीं बढ़ाता है या मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन एक पहला सही नहीं है। बातचीत या अंतःक्रिया क्या है, लर्निंग को बढ़ाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ाता है, ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन पर कॉग्निशन या परासंज्ञान इसको कहते हैं, मतलब कि क्रिया पर क्रिया, संक्रिया पर संक्रिया। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, क्रिया पर क्रिया या फिर संक्रिया पर संक्रिया, रिएक्शन ऑन रिएक्शन, उनको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। पैसिव ऑब्जर्वेशन, निष्क्रिय अवलोकन क्या होता है, निष्क्रिय रूप से आप बैठ करके कोई व्याख्यान सुन रहे हैं तो इसमें क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है, इसमें रिकॉलिंग की क्षमता बढ़ती है। तो डी ऑप्शन इसका सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिस्ग्राफिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी इन, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ग्राफ शब्द आया है, जो ग्राफ शब्द होता है वो राइटिंग से होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिस्ग्राफिया कैसे संबंधित है, राइटिंग से, कैलकुलिया कैलकुलेशन मैथ्स गणना से संबंधित विकार हो जाएगा आपको। डिसलेक्सिया जो होता है वो क्या होता है, अक्षर संबंधी जो पठन वैकल्य होता है उसको कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयर्ड, जो विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनको अभ्यास के लिए कौन सा सही समावेशन होगा। छोटे मुद्रण वाले चित्रों वाली पुस्तक, जो छोटे मुद्रों से मुद्रित छोटे छोटे मुद्रण छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई पुस्तक है, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही दृष्टिबाधित हैं, उनको बड़े आकार के चित्र दिखाई देने चाहिए। तो आपका पहला विकल्प भी गलत हो गया। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, अभ्यास करना है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे आप, संकेत वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको दिखाई कम दे रहा है। तो आपको बी विकल्प भी गलत हो गया। स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का प्रयोग बिल्कुल सही है। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड एम्बोस्ड मटेरियल्स जो होंगे, जो उभरे हुए, ताकि वो स्पर्श करके समझ जाएं और वो सही जाएं, सी इज द राइट आंसर। और लिखित बोर्ड पर लिखित निर्देश देने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि विहीन, जब उनको दिखाई कम दे रहा है तो उनको लिखित निर्देश देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे देखते हैं अगला विकल्प आपको क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर, एक बाधा, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा एक बाधक है। क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कल्चर ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति का सिद्धांत, या इनएसेसिबल बिल्डिंग, अगम्य इमारतें, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, मध्यवर्तन पर प्रक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको इसमें बताना है। निम्न में कौन सा बाधक है, बाधक कौन पहुंचाएगा। समता का सिद्धांत, जैसे कि एक बच्चा, समता क्या होता है, एक बच्चा जो कि कम जानता है, एक बच्चा अधिक जानता है, तो जो कम जानता है उसको क्या करेंगे हम, समानता लाने के लिए क्या करेंगे, उसको रेमेडियल कोचिंग देंगे ताकि वह जो जानकार बच्चा है उसके बराबर आ जाए। इसी प्रक्रिया को साम्यता कहते हैं, इक्वलिटी इसी को कहा जाता है, इक्विटी कहा जाता है कि कुछ दे करके हम उसको बराबर ला जाएं। जैसे इक्विटी क्या, आरक्षण क्या है, यही तो इक्विटी के सिद्धांत पर ही आरक्षण दिया गया था। समानुभूति की संस्कृति भी क्या होगा, समावेशन को बढ़ावा देगा, इसमें बाधक नहीं है। तो जो बाधक है वो पहुंचाना है। दोनों विकल्प सही। अगम्य इमारतें, जो यही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि अगम्य इमारतें जो हैं मतलब कि बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरे फ्लोर पर जाना है और आप सीढ़ियों के द्वारा उनको पहुंचा रहे हैं तो कैसे चढ़ पाएंगे, जो कि चलने में असमर्थ हैं। तो अगम्य इमारतें जो हैं वो समावेशन बढ़ावा देने में नहीं है, वो समावेशन की बढ़ावा देने में एक बाधक हैं। इनके लिए क्या होगा, आरटीई एक्ट 2009 में यह बात कही गई है कि जो स्कूल्स होंगे, जो चिल्ड्रन या फिर कहीं भी
चाहे जो संस्थाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी ताकि वहाँ पर व्हील चेयर्स की सुविधा हो। वो ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जो कि जो नहीं चल सकते हैं या जो जिनके लिए एक्सेसिबल नहीं है वो भी एक्सेसिबल हो सके, उनको भी सुविधा प्रदान की जाए। तो आपको इसमें भी सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of following characterize repetitive and ritualistic बिहेवियर? दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसके विशेषता है? आर्टिज्म, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो कौन सा विकल्प? डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणन संबंधी, जिसमें गणना नहीं की जा सकते हैं। इसमें पूछा है दोहराव। और पैठन वैकल्य जिसमें दिखाई नहीं देता। आपने तारे जमीन पर देखा होगा मूवी, उसके ईशान अवस्थी रहते हैं शायद, तो ईशान अवस्थी उस बच्चे का नाम था जिसको डिसलेक्सिया रहता है, जो कि उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं। जो अक्षर होते हैं जो अक्षर संकेत के रूप में होते हैं वो इधर उधर तितरे बिखरे उखरे दिखाई देते हैं डिसलेक्सिया में, तो पढ़ नहीं पाता बच्चा। दृष्टि बाधित होंगे तो दोहराव से कोई संबंध नहीं है। ऑटिज्म, स्वलीनता, इसका सही विकल्प होगा। इसमें क्या होता है कि आप दोहराव और बार बार वही चीज करेंगे। ऑटिज्म, स्वलीनता, वो अपने में लीन रहेंगे, मतलब कुछ भी कार्य करेंगे उसी को बार बार करते रहेंगे। तो यह किसकी विशेषता है? ऑटिज्म की विशेषता है, स्वलीनता की विशेषता है। आगे बढ़ेंगे और अगला विकल्प देखेंगे। हाउ शुड अ टीचर इनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स? एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करनी चाहिए? सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देना है बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, बाय फोकसिंग ऑन रिकॉल एंड रिपीटिशन, यूजिंग मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग फ्रीक्वेंट रिकॉर्ड एंड पनिशमेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। अभी कैसे सही होगा मैं बता रहा हूँ। पहले नहीं सही क्यों होगा? प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति क्या होता है? एक तरह के गलत भावना होगी, क्योंकि हम आपको कोई फैक्ट डायरेक्ट रिकॉल करा रहे हैं, हमेशा रटा रहे हैं, तो उसमें एक्टिव लर्निंग होगी ही नहीं। आप सक्रिय कैसे हैं जब आप वही फैक्ट्स को रट ले रहे हैं? आप स्वयं से कुछ सीख ही नहीं रहे, जो कि दिया हुआ है वही रट रहे हैं। साइन थीटा बराबर इतना, साइन थीटा बराबर इतना, यही रट रहे हैं। कुछ उससे फायदा होने वाला है ही नहीं। आपको प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पहुंच के दे रहा टीचर, तो आप स्वयं से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कोई आप जब तक सेल्फ कुछ करेंगे नहीं, कुछ आप सेल्फ सीखने के क्रम में कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ प्रयास नहीं करेंगे, तब एक्टिव लर्निंग नहीं होता है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसका गलत हो गया। बार बार पुरस्कार और सजा देना क्या हो जाता है? बच्चा उसी के लिए आदी हो जाता है, उसी को प्राप्त करता है तभी करता है। तो पनिशमेंट एंड रिवार्ड एक सीमित वे में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना आपको पनिशमेंट देना है ना रिवार्ड देना है। तो ये ऑप्शन अन्वेषण करना, पूछताछ करना या खोजना या खोज में लीन करना, ये क्या होता है? एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील कक्षा जो एक्टिव प्रोग्रेसिव है उसको परिभाषित करता है? परीक्षाओं के लिए सीखना, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, अनुभवात्मक अधिगम पर बल, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गैर संदर्भित पाठचर्या या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। टीचर सेंटर्ड जो होता है वो प्रगतिशील कक्षा कभी नहीं होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड को ही प्रोग्रेसिव कहा जाता है। गैर संदर्भित पाठचर्या जो कि हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, उसको पढ़ना बेकार की बात है। परीक्षा के लिए सीखना कभी परीक्षा के लिए नहीं सीखा जाता है। हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए सीखते हैं, हम अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए सीखते हैं। अनुभव अधिगम पर बल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और आपका यहीं पर क्लास एंड होता है। आप अभी तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि वहाँ पर जो क्विज होते हैं, जो आपको मटेरियल, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। तो वहाँ पर जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे लाभ उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।